आज की वीडियो में क्लास 6th की साइंस का 8th चैप्टर शरीर में गति के सेकेंड पार्ट के बारे में जानेंगे। साथ ही अलग अलग जंतुओं में गति किस तरह से होती है ये देखेंगे। अब देखिए, मानव कंकाल क्या होता है। आपने एक्सरे देखा होगा, इसमें क्या दिखाई देता है? हमारे शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है इससे। वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। हमारे हाथ और पैरों में 106 हड्डियां होती हैं। छोटे बच्चों में या शिशुओं में 270 से 300 हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी थाई या जांघ की फीमर हड्डी है। तो मानव कंकाल से मतलब है हमारे शरीर का जो ढांचा बनाता है। बहुत सारी हड्डियां मिलकर हमारे शरीर का ढांचा बनाती हैं, वो मानव कंकाल कहलाता है। तो इस तरह से वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। देखिए, यहाँ पे दिखा रखा है इस चित्र में मानव कंकाल दिखाया हुआ है। इसमें आपको दिख रहा होगा, ये मानव शरीर में एक ही हड्डी नहीं होती, बहुत सारी हड्डियां होती हैं। जैसे देखिए, हमारे पैर में टखने की हड्डी है, जांघ की हड्डी है, पैर की हड्डियां या पैर की उंगलियां जो हैं, ये बहुत सी हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं। इसी तरह से हमारे हाथ में आपने देखा होगा कोहनी से नीचे और कोहनी से ऊपर, और साथ ही जो हमारी कलाई है, उंगलियां हैं, इसमें बहुत सारी हड्डियां होती हैं। इसी तरह सिर की जो हड्डियां होती हैं उसको खोपड़ी की हड्डियां कहते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी हड्डियां होती हैं। देखिए, हम अपनी उंगलियों को संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं। हमारी हथेली के पिछले भाग में अनेक अस्थियां होती हैं। हमारी कलाई लचीली होती है क्योंकि ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, जिन्हें कार्पेल कहते हैं। यदि मान लीजिए हमारे हाथ में केवल एक ही हड्डी होती तो हमारा हाथ लचीला नहीं होता या हमारी हथेली लचीली नहीं होती। यहाँ पे दिखा रखा, देखिए, ये हाथ की हड्डियाँ ही दिखा रखी हैं। हमारी उंगलियाँ बहुत सी छोटी छोटी हड्डियों के मिलने से बनी होती हैं। इसलिए जहाँ पे आपको जोड़ दिखाई दे रहा है या संधि दिखाई दे रही है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी उंगली को आसानी से मोड़ सकते हैं। तो इस तरह से चाहे हमारी छोटी उंगली है या बड़ी उंगली है, बीच की उंगली है, ये बहुत छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती हैं। इसलिए हम अपनी उंगली को मोड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारी उंगली एक ही हड्डी से बनी होती, तो क्या हम अपनी उंगली को मोड़ सकते? तब हम नहीं मोड़ सकते अपनी उंगली को। तो इस तरह से हमारी कलाई में, हथेली में और उंगलियों में बहुत सारी हड्डियां होती हैं, और जहाँ पर संधि होती है वहाँ पर हम अपने हाथ को, उंगली को आसानी से मोड़ सकते हैं। तो इस तरह से जो उंगलियां हैं, ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। और अगर हमारा पूरा शरीर एक ही हड्डी से बना होता तो हम क्या चल सकते? नहीं चल सकते, हमारे शरीर में गति नहीं हो पाती। अब यहाँ पे देखिए, एक्सरे दिखा रखा है। टखने और घुटने की संधि के एक्सरे का चित्र है। तो यहाँ पे ये जो एक्सरे दिखा रखा है, इसमें हमें संधि दिखाई दे रही है। अब देखिए, एक्टिविटी देखते हैं हम एक। ये देखिए, इस एक्टिविटी को कोई भी कर सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रखना है। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव करना है। जितनी पसलियों को आप गिन सकते हैं, गिनकर देखिए। हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं। ये वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं।
हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। कौन से अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं? पसली पिंजर में, जैसे हृदय है, फेफड़े हैं। देखिए, पसली पिंजर या रिब केज इसको कहते हैं। मानवों और अधिकांश अन्य कशेरुकी प्राणियों के वक्ष में स्थित एक हड्डियों का ढांचा होता है। इसकी हड्डियों को पसलियां कहा जाता है। ये वक्ष गुहा में स्थित हृदय, फेफड़े, श्वसन नली, ग्रास नली इत्यादि अंगों की रक्षा करती है। पसलियां शरीर के पीछे मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। साधारण मानव पसली पिंजर में 24 पसलियां होती हैं। तो इस तरह से पसली पिंजर या रिब केज का काम क्या है? जो हमारे कोमल अंग हैं, जैसे हृदय है, फेफड़े, श्वास नली, ग्रास नली, इनकी सुरक्षा करना। ये यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है। देखिए, ये जो पसली ये केज है, रिब केज, इसका चित्र है। अब देखिए, इसमें छोटी छोटी हड्डियां हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। ये पीछे की साइड किससे जुड़ी है? मेरुदंड से जुड़ी हुई है। और इस तरह से ये एक जो बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, इसके अंदर हमारे कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ये हड्डियों का मजबूत ढांचा हमारे हृदय को, फेफड़ों को, श्वसन नली को, ग्रास नली को सुरक्षित रखता है। मेरुदंड गर्दन से प्रारंभ होकर पीठ पर नीचे की ओर स्थित संरचना है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिसे कशेरुकाएं कहते हैं। मेरुदंड 33 या 33 कशेरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से ही जुड़ा होता है। आपने देखा होगा, हम अपनी पीठ को झुका सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती हैं, जिसे कशेरुका कहते हैं। अब कल्पना कीजिए, हमारी पीठ में केवल एक ही लंबी हड्डी होती, तो क्या हम नीचे झुक पाते? हम नहीं झुक पाते। हम अपनी पीठ को नहीं मोड़ सकते। अब मेरुदंड या जो रीढ़ की हड्डी है, अब देखिए, यदि मेरुदंड एक ही अस्थि का बना होता, हम नीचे नहीं झुकते। जब हम खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाते हैं, तो कंधे के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं। इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। आप कभी दीवार के पास खड़े होकर दोनों हाथ से धक्का लगा के देखिए, तो क्या होगा? हमें 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं। ये कंधे की अस्थियां कहलाती हैं। तो इस तरह से हमारा शरीर बहुत सी अस्थियों के या हड्डियों के मिलने से बना होता है। ये मानव कंकाल की संरचना करता है। हमारा जो हड्डियां हैं, ये पेशियों से जुड़ी रहती हैं, इसलिए हम अपने हाथ पैर को हिला सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम अपने हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मेरुदंड दिया हुआ है, मेरुदंड का चित्र दिया हुआ है। इसमें आपको दिख रहा होगा, छोटी छोटी बहुत सी कशेरुकाएं होती हैं। ये जो हड्डियां हैं, ये कशेरुकाएं कहलाती हैं। ये बीच में खोखली होती हैं, जैसे समझ लीजिए अंगूठी है। कशेरुकाएं अंगूठी की तरह होने के कारण इसमें से बीच से होती हुई मेरुरज्जु आगे को बढ़ती है। मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है? हमारे मस्तिष्क से। ये इसके बीच से होती हुई आगे बढ़ती है और इस तरह से तंत्रिकाएं हमारे पूरे शरीर को फैलती हैं। अब देखिए, ये जो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ये श्रोणी अस्थियाँ हैं। ये बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। ये कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे हम बैठते हैं। तो यहाँ पे जो चित्र दिखा रखा क्या है? श्रोणी अस्थियाँ हैं। ये जो कूल्हे वाला हमारा हिस्सा होता है जिसके सहारे हम बैठते हैं। अब देखिए, ये चित्र में खोपड़ी की अस्थियाँ यहाँ पे दिखा रखा है। हमारी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है।
यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। हमारा मस्तिष्क इसी खोपड़ी की हड्डियों में सुरक्षित रहता है। तो ये जो अस्थियां होती हैं, आपने देखा होगा जब हमने इससे पहले वाला वीडियो देखा था, उसमें बताया गया था कि जो ये किससे जुड़ी रहती है, अचल संधि से। इसलिए हमारा ऊपरी जबड़ा क्या होता है, हम उसको गति नहीं दे सकते। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी है जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। अगर हम अपने कान को स्पर्श करते हैं तो किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव होता है जिसे मोड़ा जा सकता है। ऐसा लगता है इसमें कोई अस्थि नहीं है। अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं उसके ऊपर के हिस्से में अंतर महसूस होता है। कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये उपास्थि है, कार्टिलेज या उपास्थि। देखिए चित्र में हम अपने कान को इस ऊपरी भाग को छू के देखेंगे तो ये थोड़ा सा हमें लचीला लगता है, कठोर है, थोड़ा सा लचीला है, क्योंकि यहाँ पे उपास्थि होती है। उपास्थि के कारण ये क्या होता है, लचीला होता है। और ये नीचे कर्णपाली में यहाँ पर अगर हम छुएंगे तो ये मुलायम लगता है, ये वाला भाग, क्योंकि यहाँ पे उपास्थि नहीं है। तो उपास्थि भी हमारे कंकाल का एक भाग है। आप कभी कान के ऊपरी और नीचे भाग को छूकर इसका अनुभव कर सकते हैं। तो मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों, उपास्थियों से मिलकर बना होता है। इसी के कारण हम अपने हाथ पैरों को मोड़ सकते हैं, गति दे सकते हैं। शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियां विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। हम अपने हाथ से मुट्ठी बांध सकते हैं क्योंकि हम अपनी उंगलियों को संधि से मोड़ सकते हैं। इसी तरह से हम अपनी कोहनी को हिला सकते हैं, मोड़ सकते हैं अंदर की तरफ। देखिए, अगर हम अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने की कोशिश करेंगे और दूसरे हाथ से इसे छूने पर उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, इसे पेशी कहते हैं। संकुचित होने पर पेशियां क्या होती हैं, उभर जाती हैं। हाथ को फिर से सामान्य स्थिति में लाने पर पेशियां पहले की स्थिति में आ जाती हैं। चलते अथवा भागते समय पैरों की पेशियों में इसी प्रकार का संकुचन होता है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है। ये अस्थि को खींचती है, जिससे हाथ और पैरों में गति होती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए पेशियों को, दो तरह की पेशियों को संयुक्त रूप से काम करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है, और जब दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है, अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वो धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है, और इससे क्या होगा, हम अपने हाथ पैरों को इन पेशियों के संयुक्त रूप से काम करने के कारण गति दे सकते हैं, चल सकते हैं, अपने हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पेशियां दिखा रखी हैं, मस्काई हुई है। अब इससे क्या होता है, अगर हम हाथ को मोड़ते हैं, आपने देखा होगा ये मुट्ठी बात को, अगर हाथ को मोड़ते हैं, ऊपरी वाली जो भुजा है हमारी उभरी हुई दिखाई देती है। ये क्यों हो रहा है, पेशियों के कारण हो रहा है। पेशियां संकुचित हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं, उसके कारण अब अपने हाथ को गति प्रदान कर सकते हैं। ये आप खुद भी अनुभव सकते हो। जब हम एक हाथ में मुट्ठी बांधकर उसी हाथ के अंगूठे से अपने कंधे को छूने की कोशिश करें तो हमारी भुजाओं में उभार दिखाई देता है।
अब देखिए जंतुओं की चाल हम देखेंगे, अलग अलग तरह के जंतुओं की। यहाँ पे जो एक्टिविटी है केंचुए की चाल, आपने केंचुआ देखा होगा सभी ने। तो देखिए इस एक्टिविटी में क्या है, बगीचे में चलते हुए एक केंचुए को ध्यान से अगर हम देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा किस तरह से आगे बढ़ता है। इसे पकड़कर एक स्याही सोक या फिल्टर पेपर पर रखेंगे। अब हम इसकी गति को ध्यान से देखेंगे। इसके बाद केंचुए को एक कांच की पट्टी या टुकड़े या टाइल या किसी चिकनी सतह पर रखेंगे और इसकी गति को अब हम ध्यान से देखेंगे। ऊपर की दो सतहों में से किस सतह पर केंचुआ आसानी से चल सकता है? क्या वो प्लेन सतह पर अच्छी तरह चल सकता है या खुरदुरी सतह पर? केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना हुआ प्रतीत होता है। आपने देखा होगा केंचुए को ध्यान से, तब आपने ये छल्ले जैसे देखे होंगे। उसमें केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं, जिनके कारण ये शरीर के घटने और बढ़ने में सहायक होती हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पीछे के भाग को भूमि से जकड़ लेता है और इस तरह से ये आगे बढ़ता है। अब इसके शरीर में क्या होता है, छोटे छोटे शूक होते हैं, बाल जैसी संरचना। ये शूक पेशियों से जुड़े रहते हैं और ये शूक मिट्टी में इसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। इससे पौधों को फायदा होता है। इसीलिए केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो इस तरह से मिट्टी में केंचुआ आसानी से चल लेता है, लेकिन अगर प्लेन सतह में वो आसानी से नहीं चल पाता, क्योंकि ये जो बाल जैसी संरचना है ये मिट्टी को जकड़े रहती है। अब देखिए यहाँ पे चित्र दिखा रखा है। इस चित्र में आपने ध्यान दिया होगा केंचुआ किस तरह से आगे को बढ़ता है, ये दिखा रखा है। इसमें इसकी पेशियां फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। दूसरा है घोंगा या स्नेल। अब इसको या इसकी एक्टिविटी हम देख सकते हैं, कर सकते हैं। आपने देखा होगा घोंगा। घोंगे की पीठ पर आपको गोल संरचना दिखाई देती है जो इसका कवच कहलाती है। ये घोंगे का बाह्य कंकाल है, परंतु ये अस्थियों का नहीं बना होता। ये घोंगे को चलने में भी कोई सहायता नहीं करता, लेकिन ये घोंगे के साथ आगे खिंचता हुआ जाता है। घोंगे को कांच की पट्टी पर रखकर इसका हम निरीक्षण कर सकते हैं। जब यह चलता है तो हम ध्यान से इसको देखेंगे। फिर हम इसको, जो पट्टी है कांच की, इसको हाथ से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने को देखेंगे। कवच का छेद खुलने पर इसमें से एक मोटी मांसल संरचना या इसका सिर बाहर निकलता है। मोटी संरचना इसके पैर हैं जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। अब सावधानीपूर्वक कांच की प्लेट को थोड़ा सा झुका देंगे तो पैर की लहरदार गति हमको आसानी से दिखाई देती है। तो इस तरह से हम ये एक्टिविटी के द्वारा देख सकते हैं कि घोंघा किस तरह से चलता है। ये देखिए, आपने घोंघा देखा होगा। ऊपर से इसमें क्या होता है, कवच होता है, और आगे से देखिए इसमें एंटीना जैसी दो संरचनाएं हैं। अब ये चलता है जब आगे, तो देखिए ये आगे चलता है, इसके साथ साथ इसका कवच भी आगे को बढ़ता जाता है। अब देखिए तिलचट्टा, आप सबने देखा होगा। अक्सर तिलचट्टा कहाँ पे होता है, अंधेरे जगह में, नम स्थानों में ये पाया जाता है। अब देखिए तिलचट्टा जमीन पर चलता है और दीवार पर चलता है, वायु पर उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में तिलचट्टे की सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा बना होता है। ये बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष के से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पीछे पैर चौड़े और बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं।
पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे को उड़ने के समय उसके पैरों को जो पर है उसको गति देती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं तिलचट्टे में जो पेशियां होती हैं उनके सहारे वो थोड़ा उड़ भी सकता है और उनके पैरों के द्वारा गति भी कर सकता है, चल सकता है। देखिए इस तरह से ये आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र में, 3 जोड़ी इसमें पैर हैं और इसके ये पर दिखाई दे रहे हैं जिनकी सहायता से ये उड़ान भर सकता है। तो जो इसके पैर हैं इसमें क्या होती हैं, पेशियां होती हैं और वक्ष भाग में जो पेशियां हैं इसके कारण ये पंखों के द्वारा गति कर सकता है या उड़ सकता है। अब है पक्षी, इसकी एक्टिविटी भी आप देख सकते हैं। आपने पक्षी देखे होंगे बहुत से, गौरैया, तोता, कबूतर। पक्षी क्या है, हवा में उड़ते हैं और भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी ऐसे हैं जो जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की लेकिन मजबूत होती हैं और पैर की अस्थियां चलने और बैठने के अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं। पंखों को ऊपर नीचे करने में ये जो पेशियां होती हैं ये सहायक होती हैं। आपने देखा होगा जिस समय पक्षी उड़ते हैं वो अपने पंखों को ऊपर नीचे करते हैं, उससे क्या करते हैं, वो अपनी जो हवा है आगे उसको हटाते हैं। तो ये पंखों को ऊपर नीचे कैसे कर रहे हैं, पेशियों की सहायता से। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे चित्र में दिखा हुआ है, ये इसका कंकाल दिखाया हुआ है। ये इसकी हड्डियाँ क्या होती हैं, वायु प्रकोष्ठ होते हैं इसमें, इसके कारण ये हल्की होती हैं जिससे ये आसानी से लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं। इसमें पंख होते हैं, ये पंख किससे जुड़े हुए हैं, पेशियों से। पेशियां जब गति करती हैं तो इससे क्या होता है, पंख ऊपर नीचे होते हैं। इसी तरह से आपने मछलियां देखी होंगी। मछलियां में ध्यान से आप देखिए, मछलियां क्या होती हैं, ये पानी में रहती हैं। अब देखिए इसकी एक्टिविटी कर सकते हैं आप घर में। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी में इस प्रकार को रखेंगे कि इसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का देंगे, क्या ये आगे की ओर बढ़ जाएगी। अब नाव के दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या वो आगे की ओर आसानी से बढ़ेगी। देखिए आसानी से नाव कब बढ़ती है, जब उसका नुकीला सिरा आगे की ओर होता है। हम जब पानी को हिलाएंगे तो आगे को वो बढ़ते जाती है। तो ये एक्टिविटी आप कोई भी कर सकते हो, आपने करी भी होगी ये बहुत बार। अब देखिए मछलियों की आकृति नाव की तरह होती है, यानी आगे और पीछे से नुकीली होती है। मछली का सिर और उसका जो पूंछ है ये क्या होती है, नुकीली और पतली होती है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी आकृति कहलाती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली आसानी से सरलता से जल में तैर लेती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का आगे का भाग एक ओर मुड़ जाता है और पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। आप कभी मछली को तैरते हुए देखें तो ध्यान से देखिए वो किस तरह से अपने सिर को और पूंछ को गति देती है। मछली शरीर को मोड़ती है और तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने और दिशा निर्धारण करने में सहायता करते हैं। ये फिन्स कहलाते हैं। आपने देखा होगा मछली अपनी पूंछ से पानी को हटाती है और फिन्स भी इसमें सहायक होते हैं
क्योंकि ये सब किससे जुड़ी हैं? पेशियों के द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो पेशियों से जुड़ी होने के कारण इससे गति होती है और इस गति के कारण मछली आसानी से आगे की ओर को बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपनी पूंछ से क्या करती है? पानी को तेजी से झटका देती है। और क्योंकि इसका शरीर नाव की तरह नुकीला है दोनों साइड से, इसलिए आसानी से तैर लेती है। अब सर्प कैसे चलते हैं? सांप आपने देखे होंगे। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। ये एक दूसरे से जुड़ी होती है, चाहे वे दूर ही क्यों न हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों और त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। आपने सांप देखे होंगे, ये सीधे रेखा में नहीं चलते, क्योंकि इसके शरीर अनेक वलय बनाते हैं और प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। ये चित्र में दिख रहा है आपको। तो इस तरह से सांप गति करते हैं, तो क्योंकि इसमें लंबा मेरुदंड है। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग होते हैं। ये विभिन्न भाग उन जंतुओं की विशेष गति में सहायक होते हैं। विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंग में क्या समानताएं और विभिन्नताएं होती हैं? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए अलग अलग तरह के अंगों की आवश्यकता होती है। मनुष्य में 2 पैर होते हैं। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, बिल्ली में 4 पैर होते हैं। बहुत से जंतु ऐसे होते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से पैर नहीं दिखाई देते, जैसे केंचुए में, लेकिन उसमें गति होती है। और पक्षियों में उड़ने के लिए पंख होते हैं। इसी तरह से अभी हमने देखा कॉकरोच या तिलचट्टे में पैर होते हैं। अब देखिए, ये छोटे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, इसमें क्या होता है? छोटी छोटी सीलिया जैसी संरचना है, रोम की तरह संरचना है, तो इससे ये गति करते हैं। तो ये सीलिया कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव हैं, इसमें गति होती है। जंतुओं में क्या होता है? 4 पैर होते हैं। ये 4 पैरों के द्वारा गति करते हैं। तो इस तरह से जंतुओं में 4 पैर है, उनके द्वारा ये गति करते हैं। और मनुष्य में क्या होता है? 2 पैर होते हैं। हम 2 पैरों की सहायता से चलते हैं, दौड़ते हैं, गति करते हैं। अब बेहतर जीवन के लिए योग। आजकल आपने बहुत से लोगों को योग करते हुए देखा है होगा, क्योंकि आजकल लोग अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक जागरूक हैं। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। ये मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं और झुककर नहीं। योग की कई मुद्राएं ऐसी होती हैं जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं। इससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं। ये जोड़ों के दर्द को कम करती हैं। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। हृदय स्वस्थ रहता है, जिससे वो अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग आसन ऐसे हैं जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही किया जाना चाहिए, तभी व्यक्ति को फायदा मिलेगा। तो योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर जानेंगे।